नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जब भी हम भोजपुरी की बात करते हैं तो शाहाबाद, सारण और चंपारण का नाम आता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में शाहाबाद तो साफ हो गया, लेकिन सारण और चंपारण अपनी साख बचाने में कायम रहे। तो क्या ये साख का जलवा केंद्र में भी दिखेगा? कौन होंगे मंत्री सारण और चंपारण से? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं क्या होगा सारण, चंपारण और शाहाबाद का केंद्र में जलवा। राकेश जी, अभी जो चुनाव हुए उसमें देखा गया कि भोजपुरी इलाका में खासकर शाहाबाद, सारण और चंपारण, इसके जो परिणाम आए उसमें देखा गया कि शाहाबाद तो बिल्कुल साफ हो गया। देखिए अजय जी, भोजपुरी का पूरा इलाका एनडीए का गढ़ माना जाता है जी पिछले चुनाव की यदि आप बात करेंगे तो पूरा सारण, पूरा चंपारण और पूरा शाहाबाद का इलाका, जी जिसमें आरा हो गया, बक्सर हो गया, सासाराम हो गया, काराकाट हो गया, तो ये सारे इलाके जितने हैं उसमें सब जगह बीजेपी और जनता दल यू का कब्जा था। इस बार पूरा शाहाबाद साफ हो गया, आरा भी न बचा, बक्सर भी न रहा, काराकाट हाथ से चला गया, सासाराम भी साफ हो गया। चारों के चारों सीट जो है शाहाबाद इलाके के वो हाथ से निकल गए, सब इंडिया गठबंधन के पाले में चले। वहीं जितनी बड़ी हार शाहाबाद में मिली एनडीए को, उतनी ही बड़ी जीत सारण और चंपारण में मिली। चंपारण के तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा है और इधर देखें तो सारण के चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा है। वाल्मीकि नगर से जनता दल यू जीता, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी जीती, पूर्वी चंपारण से बीजेपी जीती, गोपालगंज से जनता दल यू, सिवान से जनता दल यू, महाराजगंज और सारण से बीजेपी। अब सवाल ये है कि पिछले बार का जो मंत्रिमंडल था उसमें 2 मंत्री शाहाबाद इलाके से बनाए गए थे। दोनों बड़े नेता चुनाव हार गए। आरके सिंह आरा से इस बार चुनाव हार गए, अश्वनी चौबे को तो टिकट ही कट गया, तो उस इलाके से कोई मंत्री बनने वाले नहीं है। तो क्या भोजपुरी इलाके को बिहार में प्रतिनिधित्व मिलेगा मोदी कैबिनेट में? इस इलाके में आते हैं तो मोदी जी भोजपुरी में भी बात करते हैं, तो क्या इस बार भोजपुरिया इलाके में मोदी मंत्रिमंडल में कोई भोजपुरिया इलाके का सांसद जगह बना पाएगा? तो जगह बनाएगा तो कौन होगा? तो वो सारण और चंपारण, यही 2 इलाका है जहां के जीते हुए सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब इन 7 सीटों पर बात करते हैं कि कौन बचते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप वाल्मीकि नगर से लीजिए तो सुनील कुशवाहा है वहां से सांसद, इस बार जीते हैं, पार्टी के टिकट पर ही वो जीत पाते हैं। जी वैसा कोई उनका संसदीय अनुभव भी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के वो करीबी हैं क्योंकि उनके पिता बैद्यनाथ प्रसाद महतो नीतीश कुमार के करीबी थे, लेकिन नीतीश कुमार के पास भी मंत्रियों की एक अच्छी खासी फौज है जिसको बनाना है, सूची लंबी है, उसमें सुनील कुमार नहीं आते हैं मेरे हिसाब से। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, इन पर हम उम्मीद कर सकते हैं। इन पर उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल एक तो वैश्य समुदाय से आते हैं, पूरे बिहार में वैश्यों का इस बार टिकट भी कटा था बीजेपी से, तो एक नाराजगी भी थी। इसके बावजूद वैश्यों ने अच्छे खासे संख्या में बीजेपी को वोट दिया है। संजय जायसवाल इस बात को डिजर्व भी करते हैं, तीसरी बार वो लगातार हैट्रिक लगाई है, उनके पिता भी वहाँ से सांसद रहे हैं, तो एक पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड है, शुरू से राजनीति में रहे हैं, राजनीति को समझते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो डॉक्टर संजय जायसवाल की एक दावेदारी बनती है, अमित शाह से अच्छे संबंध भी, तो हो सकता है डॉक्टर संजय जायसवाल एक चेहरा बन सकते हैं, उनके नामों पर भी बीजेपी विचार कर सकती है। अब आइए पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, राधा मोहन सिंह। तो राधा मोहन सिंह की उम्र जो है
अब काफी हो चली है। इस बार चुनाव नहीं भी लड़ने की बात हो रही थी। अंत समय में बीजेपी ने हालांकि उनको टिकट दे दिया, तो उन्होंने अपनी अंतिम पारी कह के वो चुनाव लड़े भी। तो मुझे नहीं लगता है कि उम्र के जिस पड़ाव पर राधा मोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी को बहुत मेहनत करना भी है और कराना भी है। तो वैसी स्थिति में अपनी टीम को ऊर्जावान वो रखना चाहेंगे। तो राधा मोहन सिंह के लिए भी मंत्री बनने का चांस मैं नहीं देख रहा हूँ। पहले मंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल से नरेंद्र मोदी ने हटाया भी था। तो इस लिहाज से इनकी भी संभावना कम है। तो चंपारण की 3 सीटों में एक डॉक्टर संजय जायसवाल की संभावना बन सकती है, और ये पहली बार जाएंगे और ये पहली बार मंत्री बनेंगे। अब आ जाइए जरा सारण की बात कर लेते हैं। सारण में यदि गोपालगंज की बात करेंगे, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता दल यू के कोषाध्यक्ष भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और दलित भी हैं। तो यदि दलित वर्ग से मंत्री बनाना होगा तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के नाम पर नीतीश कुमार विचार कर सकते हैं। डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप देखिएगा तो गोपालगंज की एक संभावना बन सकती है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि नीतीश कुमार की इच्छा हुई तब इनके नाम पर विचार किया जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं सीवान की। सीवान से पहली बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरी थी। घरेलू महिला है, एमपी के फुल फॉर्म भी नहीं बता पाई थी चुनाव प्रचार के दौरान। रमेश कुशवाहा जो माले के नेता माने जाते हैं पहले के, उनकी पत्नी है, विरोध भी बहुत था। तो ऐसे मामलों में मैं नहीं समझता कि सीवान की जो विजय लक्ष्मी है उनको मंत्री बनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्री बनेंगे। उसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब आइए बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं। संसद में उपस्थिति के मामले में 100% उनकी उपस्थिति रहती है, 100% से पास है। नरेंद्र मोदी के काफी करीबियों में से हैं। सांसदों की बात करें तो विश्वासी भी हैं, आरएसएस से उनका जुड़ाव भी रहा है, विद्यार्थी परिषद से भी वो जुड़े रहे हैं, पक्के मने वो भाजपाई हैं और तीसरी बार जीते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करने भी आए थे। तो इस लिहाज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की वरीयता भी बनती है। तो एक विचार उन पर भी हो सकता है। बिहार सरकार में भी वो श्रम नियोजन मंत्री थे जब बीजेपी की सरकार थी, तो बहुत पहले। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए भी एक चांस है। अब आ जाइए जरा बात कर लेते हैं सारण की। तो राजीव प्रताप रूडी हैं सारण से सांसद बीजेपी के। लालू प्रसाद यादव की पुत्री को पराजित किया है, राबड़ी देवी को भी पराजित कर चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं और जितने भी सारण चंपारण में सांसद हैं उन सब में सबसे ज्यादा उन्हें संसदीय कार्यों के बारे में जानकारी भी है, अनुभव है, उनका एजुकेशन भी वैसा है और लोगों को से बात करने का जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो तरीका है, राजीव प्रताप रूडी, हाँ, लोगों से बातचीत करने का जो राजीव प्रताप रूडी का तरीका है, जो उनका बिहेवियर है, वो सबसे अलग है। लोगों का दिल जीतता है, लोगों का दिल जीतता है ऊपर के स्तर पर। भले क्षेत्र में लोग उन्हें कहे हो कि हवाई नेता है, लेकिन जब आप विदेशों में बात करेंगे, आप मंत्रियों के समूह में बात करेंगे, आपको बड़े स्तर पर डील करना होगा, तो उस मामले में राजीव प्रताप रूडी की कोई सानी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो बातचीत के मामले में किस तरह से बातों को हैंडल करना है, किस तरह से प्रशासन चलाना है, इस मामले में राजीव प्रताप रूडी की कोई सानी नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कौशल विकास मंत्रालय भी दिया था, सबसे उनका दिल के करीब वाला मंत्रालय था। लेकिन
अब कारण चाहे जो हो, राजीव प्रताप रूडी को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया था और तब से वो सारण की धरती पर ही अपना लगे हुए हैं एक सांसद के रूप में। अब राजीव प्रताप रूडी के लिए ये मौका हो सकता है, फिर से उनके अनुभव और उनके ये को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्री बना सकते हैं। अब आर के सिंह भी नहीं है, तो राजपूत कोटे से यदि मंत्री बनाना होगा बिहार में तो राजीव प्रताप रूडी से बड़ा कोई नेता नहीं है। उनके नाम की चर्चा हो सकती है। चहेते के रूप में देखा जाए तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मंत्री बन सकते हैं। तो इन दो नामों में से किसी एक को राजपूत कोटे से यदि मंत्री बनाना होगा तो बनाया जा सकता है, इस बात पर विचार विमर्श हो सकता है। तो सारण प्रमंडल में यदि बात करें तो 3 लोग मंत्री बन सकते हैं, 4 में। एक आलोक कुमार सुमन, दूसरे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और तीसरे राजीव प्रताप रूडी। इन तीनों में से कोई एक मंत्री बन सकता है और डॉक्टर संजय जायसवाल पूरे चंपारण में से एक मंत्री बन सकते हैं। तो देखा जाए तो एक सारण से और एक चंपारण से मंत्री बन सकते हैं। अब फैसला तो प्रधानमंत्री के हाथ में है और नीतीश कुमार के भी हाथ में है कि अपने कोटे से वो किसको मंत्री बनाते हैं। तो यही पूरा मामला है कि शाहाबाद का प्रतिनिधित्व नहीं होने के बाद सारण और चंपारण को यह मौका मिल सकता है कि वो भोजपुरिया इलाके का प्रतिनिधित्व करे और मोदी कैबिनेट में एक अहम मंत्री बनकर क्षेत्र का सेवा करे। तो पिछले मंत्रिमंडल में शाहाबाद हावी था, तो इस बार सारण चंपारण हावी हो सकता है। ये अब आने वाले समय में पता चलेगा, जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ लिया जाएगा, मंत्रियों की सूची आएगी, तब ये पता चलेगा कि इन 4 लोगों को मैंने जो बताया सारण चंपारण में कि इसमें से कौन मंत्री बनता है, कोई बनता भी है या नहीं, ये भी बात है। जरूरी नहीं है कि बन ही जाए, क्योंकि परिस्थितियां गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में बीजेपी के इस बार 4 मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के कम ही मंत्री बनेंगे क्योंकि जनता दल यू के भी मंत्री बनाने हैं। तो वैसी स्थिति में क्या वो परिस्थिति बनती है कि नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन आप यकीन मानकर चलिए कि यदि सारण और चंपारण से कोई मंत्री बनेगा तो इन 4 नामों में से कोई मंत्री हो सकता है। आपके सामने वो अब जल्द आएगा। तो मोदी के नए मंत्रिमंडल में सारण से और चंपारण से 2 मंत्री शामिल होने की प्रबल संभावना है। तो आप इंतजार कीजिए कौन मंत्री बनते हैं और उसका अपडेट आपको अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ मिलेगा। नमस्कार।